ने तीन तीन खाड़ी युद्ध करा दिया। खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं और ये कब कब कैसे कैसे हुआ और कैसे इराक से कई टन सोना अमेरिका लेके चला गया। तो देखिए, इसके लिए हम लोग को बहुत पहले जाना पड़ेगा, लगभग 100 साल के इतिहास को हम देखते हैं कि इस मिडिल ईस्ट और ये यूरोप के बीच में उस्मानिया सल्तनत का हुकूमत था, जिसे हम ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। ये मुस्लिम शासक थे, ये यूरोप तक कब्जा कर लिए थे और यहाँ स्पेन तक जाने वाले थे यहाँ पर। और ये इतना तेजी से बढ़ रहे थे कि यूरोप के लोगों ने कहा कि भैया भागो, कोई नया जगह खोजो। इसी सब सिलसिले में वास्को डिगामा, कोलंबस, ये सब खोजने के लिए निकला है कि भैया इसी धाने तक चले आए सब। लेकिन बाद में इनका पतन हो जाता है और प्रथम विश्व युद्ध के समय इन लोग का बहुत बुरा हाल हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1914 से 1918 के बीच ये ऑटोमन साम्राज्य बिखर जाता है, जिसका हेडक्वार्टर तुर्की रहता है, तो जिसे हम कहते हैं तुर्की का विभाजन। अब ये जिला कोई और ले गया, ये देश कोई और ले गया, कहीं स्वतंत्र देश बना, कहीं मिस्र बना, कहीं सीरिया बना, कहीं लेबनान हुआ, और यही हाल हो गया। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, और इस तरह से इसके बिखराव से कई देशों का निर्माण हुआ। और यहीं पर था मेसोपोटामिया, और यहाँ निर्माण होता है मेसोपोटामिया का, जिसे आज के समय हम इराक कहते हैं। तो तुर्की का जब विभाजन हुआ तो ब्रिटेन ने कहा कि ये वाला एरिया हम रखेंगे, तो इस इराक को ब्रिटेन अपने पास रख लेता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और यहीं से मेसोपोटामिया से बनता है वहां पर इराक। लेकिन ब्रिटेन जो होता है 1932 में इराक को आजाद कर देता है। 1932 में इराक आजाद हो जाता है और 1932 से 1958 तक यानी 30 सालों तक इराक पर किसी चुनी हुई लोकतंत्र का सरकार नहीं रहता है, बल्कि वहां राजशाही आ जाती है, मोनार्की आ जाती है, और वहां शासक बनते हैं फैसल प्रथम 1933 में, गाजी प्रथम 33 से लेकर 39 तक, और उसके बाद अंतिम राजा होते हैं फैसल द्वितीय। ये 1939 में जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनकी उम्र रहती है 4 साल, बाबू रहता है, अपने चाचा के गोदी में बैठल रहता है। और जब ये 23 साल का होता है तो इसी का सेनापति, छोटी उम्र में 23 साल के एज में बेचारे को, इसी का सेनापति जो रहता है अब्दुल करीम कासिम ने 1958 में इस करीम कासिम ने इसकी हत्या कर देती है, 23 साल की उम्र में हत्या करके, और ये करीम कासिम सत्ता में आ जाता है। और इस प्रकार से राजशाही बदल जाती है सैनिक तानाशाही में, यानी जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब्दुल करीम कासिम एक क्रूर शासक था और ये अच्छे से शासन कर रहा था 10 सालों तक। लेकिन 10 सालों तक जब इसने शासन किया, जनता पर अत्याचार ज्यादा किया, तो इराक में एक नई पार्टी का गठन हुआ, उसका नाम था बाथ पार्टी। बाथ पार्टी अरब एकता की बात करती थी और बाथ पार्टी ने पूरी जनता का विद्रोह करा दिया, जिस वजह से इसके सामने ऑप्शन दिया गया, या तो गद्दी से हटो या तो मार दिया जाएगा। तो ये गद्दी से हटता है 10 साल बाद और यहां पे चुनी हुई सरकार आती है, और यहां पे एक बाथ पार्टी की सरकार बनती है 1968 में, 1968 में, और इनके राष्ट्रपति बनते हैं अहमद हसन अल बेग। अहमद हसन अल बेग जब राष्ट्रपति बनते हैं तो ये शासन ठीक से चला रहे होते हैं, लेकिन ये रसिया के फेवर में रहते हैं। तो अब अहमद हसन अल बेग, यूएसएसआर उस समय नाम था, बाद में टूट के रसिया बना था, तो उसके फेवर में रहते हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि इराक का कोई एक ऐसा राष्ट्रपति आए जो कि रसिया के फेवर में रहे, इसलिए अमेरिका शुरू से, उसकी खुफिया एजेंसी सीआईए चाहती थी कि कैसे ही अहमद हसन अल बेग को यहां से हटाया जाए। इसके लिए उसे लाया जाता है सद्दाम हुसैन को। देखिए, सद्दाम हुसैन कोई सैनिक नहीं था, कोई सेना के पोस्ट पे भी नहीं था, लेकिन ये फील्ड मार्शल की वर्दी पहन के घूमता था। ये बहुत ही क्रूर शासक था। जब ये अपनी मां के पेट में था तो इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये इसकी मां को ऐसा लगता था कि शायद ये ऐसा कुकर्मी है, ऐसा करमफोर है कि एकरे चक्कर में हुआ, तो इसकी मां ने जहर खाने का भी प्रयास किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि पड़ोस में रह रहे यहूदी परिवार ने बचाने का प्रयास भी किया था, लेकिन सद्दाम हुसैन बच गया। और जब सद्दाम हुसैन पैदा होता है तो इसकी मां इसे छोड़ देती है और इसकी ये अपने मामा के यहाँ इसका परवरिश होता है। तो बचपन से ये क्रूर शासक था। ये भी ज्वाइन कर लेता है बाथ पार्टी और धीरे धीरे सीआईए की मदद से ये बाथ पार्टी में ऊंचे पद पर पहुंच जाता है और हसन अल बेग इसे उपराष्ट्रपति बना देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। जब ये उपराष्ट्रपति बनता है तो इसे खुफिया एजेंसी का हेड बनाया जाता है। खुफिया एजेंसी के हेड होने के नाते ये वहां अपने विरोधियों को इतनी बुरी टॉर्चर करके मारता है कि इसके नाम से पूरा खौफ जा जाता है और ये पूरी ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों के बीच में अपनी पकड़ बना लेता है और इतना मजबूत पकड़ बना लेता है कि उस समय इराक में प्रधान राष्ट्रपति हसन अल बेग से ज्यादा खौफ सद्दाम हुसैन का था। और यही समय जब आता है, 10 साल जब बीतते हैं और 1979 आता है, तो इस समय ईरान में
हाँ, यहाँ पर रुहुल्लाह खमैनी की सरकार आ जाती है। रुहुल्लाह खमैनी जो है अमेरिका के वर्चस्व रजा पहलवी की सरकार को गिरा के जब यहाँ आ जाते हैं तो सीआईए कहती है कि इन्हें हटाया जाए, वरना ये भी रूस के फेवर में हो जाएगा और ये भी रूस के फेवर हो जाएगा, तो अमेरिका के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो सद्दाम हुसैन को फेवर किया जाता है। सद्दाम हुसैन अपने सारे अधिकारी और सैन्य जनरलों को मिला देते हैं और एक मीटिंग के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं, हसन अल बेग के पास, और हसन अल बेग के बंदूक रख देते हैं सर पे और कहते हैं या तो इस्तीफा लिखिए या तो गोली मार देंगे। तो मजबूरी में हसन अल बेग को इस्तीफा लिखना पड़ता है, वरना ये गोली मार देता। उसके बाद ये आजीवन अपना स्वास्थ्य का बहाना बना के इनको साइड में रख दिया जाता है और वहां पे प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति बनता है सद्दाम हुसैन। और सद्दाम हुसैन जैसे राष्ट्रपति बनता है, इसे इस बात की भूख हो जाती है कि पूरे मुस्लिम लीडरों में ये सबसे सर्वोच्च जाना जाए। लेकिन सद्दाम हुसैन से ज्यादा दबदबा उस समय मिस्र के कर्नल नासिर का था। तो सद्दाम हुसैन मिस्र के कर्नल नासिर को अपना आइडियल मानता था। लेकिन उस समय ईरान के रुहुल्लाह खमैनी भी बहुत तेजी से उभर रहे थे और टाइम्स मैगजीन ने उस वर्ष में इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर यानी मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। और ईरान में दिन प्रतिदिन रुहुल्लाह खमैनी की वर्चस्व बढ़ते जा रहा था। यह सद्दाम हुसैन देख नहीं पा रहा था। और दूसरा कि सद्दाम हुसैन एक सुन्नी था और ईरान एक शिया कंट्री था। तो सद्दाम हुसैन जो था अचानक एक दिन उठा और 1980s को, जैसे यहाँ खमैनी की सरकार आती है उसके एक साल बाद 80 में, जब यहाँ पर ईरान में बहुत तेजी से टेंशन चल रहा था, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को बंधक बनाया था और यहाँ अमेरिका और ईरान में टसल चल रहा था। सद्दाम हुसैन ने देखा यही मौका अच्छा है, यहाँ पहलवी की सरकार गिरी है, रुहुल्लाह खमैनी आए हैं, साथ अमेरिका के लोगों को बंधक बनाए हैं, अमेरिका इन पर हमला करने वाला ऑपरेशन ईगल क्लॉ लाने वाला है, यही समय बहुत अच्छा है। तो 1980 के दशक में जब ईरान व्यस्त था तो ये अपने आप को सुप्रीम लीडर बनने के चक्कर में हमारा दबदबा ज्यादा रहे और खमैनी के प्रभाव को कम करने के लिए अचानक से हमला कर देते हैं सद्दाम हुसैन। कहा है सद्दाम का जरूरत था तो हमला के लिए, अभी इनका उपाय करेंगे सर देखिए। और जैसे हमला करते हैं यह युद्ध हो जाता है खाड़ी युद्ध। तो प्रथम खाड़ी युद्ध की शुरुआत होती है 1980 में। और खाड़ी किसे कहते हैं? फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरब, इन 8 देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं। तो जब भी इनमें से कहीं युद्ध होता है तो उस युद्ध को हम खाड़ी युद्ध कहते हैं। तो पहला खाड़ी युद्ध 1980 से 88 तक चला। ये अंदर तो प्रवेश कर गया यहां पर, और लेकिन इसके बाद दिक्कत क्या हुआ, जैसे अंदर प्रवेश किया युद्ध फंसता गया, युद्ध फंसता गया। अब इसने कहा सद्दाम हुसैन ने कि इन देशों से, अरब देशों से, ये देखो भैया तुम सुन्नी हो, यहां सिया का वर्चस्व चढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, हमें पैसे दो कि हम युद्ध करें, हमें पैसे दो कि हम युद्ध करें। तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा देने वाला था कुवैत। कुवैत खूब भर भर के पैसा दिया, कहा कि पैसा का कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख करोड़ दिया। और अमेरिका ने हथियार भी दिया, कहा मारो ईरान को। अब चूंकि ईरान से अमेरिका की दुश्मनी हो गई थी, रुहुल्लाह खमैनी आए थे, ये ईरान और अमेरिका के रिश्ते एकदम खराब हो गए थे, इसलिए अमेरिका भी इनडायरेक्टली सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर रहा था। और बहुत लंबा युद्ध चला, यह युद्ध 8 साल खिंच गया। इस युद्ध का कोई खास नतीजा नहीं आया। उसका रीजन ये था कि सद्दाम हुसैन इराक में से ईरान में घुस तो गए थे, लेकिन ईरान में इतनी पहाड़ियां हैं कि लड़ते लड़ते 8 साल लग गया, बहुत पैसा बर्बाद हुआ। और यहां ईरान में खमैनी की सत्ता को और ताकत मिलने लगा,